हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 12th की हिस्ट्री के अगले चैप्टर के बारे में बात करेंगे। और ये जो चैप्टर है उसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और उससे आगे क्या क्या घटनाएं होती हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर हमें जानकारी मिलेगी। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये बात बताना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी परीक्षा है जिसमें इंडियन हिस्ट्री यदि सब्जेक्ट आ रही है, भारत का इतिहास आ रही है, तो वहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर की एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है और स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से रिवाइज करना है। तो कोई भी परीक्षा यदि भविष्य में आप देंगे तो वहाँ पर आपको लाभ होगा और आप उस परीक्षा को आसानी से दे पाओगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। 2 दशक तक विदेश में रहने के बाद 1915 में गांधी जी ने मातृभूमि पर लौटने पर भारत को 1893 से अपेक्षाकृत भिन्न पाया। भारत अब राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय था। तो गांधी जी लगभग 20 वर्ष भारत से बाहर रहे और गांधी जी 1915 में भारत आते हैं तो वह ये देखते हैं कि जो 1893 का जो भारत था उससे ज़्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय हो चुका है भारत, और यहाँ पर अब राजनीतिक सक्रियता ज़्यादा है। इस तरह का कुछ स्वरूप भारत में गांधी जी ने देखा। अगला पॉइंट है, 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय थे। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय को लाल बाल पाल के रूप में जाना गया, और यह उस समय के प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने हमारे जो भारत की क्रांति थी, स्वतंत्रता की क्रांति थी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1917 से 18 में चंपारण, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन। देखिए, क्रम याद रखना आपको जरूरी है। सबसे पहले शुरुआत होती है चंपारण से, फिर खेड़ा से, फिर अहमदाबाद आंदोलन में की गई पहल से गांधी जी एक राष्ट्रवादी के तौर पर उभरकर सामने आए, जिनमें गरीबों के लिए बेहद हमदर्दी थी। देखिए, ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है। आपसे परीक्षा में यह प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से आंदोलन हैं जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि गांधी जी जो है वो गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में उभरे और एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचान हुई। तो वो 3 प्रमुख आंदोलन हैं, चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है। उसके द्वारा गांधी जी की जो है वो राष्ट्रवादी छवि बनती है। अगला है रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान, दुकानों, स्कूलों आदि का बंद होना। इस एक्ट का मतलब था न दलील, न अपील और न वकील। देखिए, सरकार द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट में ये कहा गया कि सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के अनुसार गिरफ्तार कर सकती है। तो इस रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया और कहा गया कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का ये क्या है, काला कानून है। उसका विरोध हो रहा था, तो उसके विरोध स्वरूप पंजाब के जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसमें पंजाब के 2 नेता थे, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू। उनको गिरफ्तार कर लिया गया था रॉलेट एक्ट के द्वारा। तो उनको छुड़ाने के लिए सभा हो रही थी। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग की घटना होती है, जिसमें अंग्रेज ब्रिगेडियर द्वारा राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया गया, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। इस हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। देखिए, एक सरकारी आंकड़ा है और ये सत्य नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी उस समय की कि निहत्थे लोगों पर लगातार अंग्रेजों ने क्या चलाई थी, गोलियां चलाई थी। और इस हत्याकांड को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। और इस हत्याकांड की डेट परीक्षा में पूछी जाती है कि कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। रॉलेट सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे समर्पित राष्ट्रीय नेता बन गए और खिलाफत आंदोलन होता है 1919 से 1920 में। मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक खिलाफत आंदोलन हुआ। इस आंदोलन की मांग क्या थी? ऑटोमन साम्राज्य के तमाम इस्लामी पवित्र स्थानों पर खलीफा का कब्जा कायम रहे तथा जजीरात उल अरब इस्लामी प्रभुता के अधीन रहे। देखिए, ऑटोमन साम्राज्य में खलीफा का शासन था। अंग्रेजों ने उस साम्राज्य से खलीफा को हटा दिया
तो उसका विरोध करने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919-1920 में खिलाफत आंदोलन किया और इसमें महात्मा गांधी ने भी भाग लिया था। तो यह खिलाफत आंदोलन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी परीक्षा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1922 तक आंदोलन का केवल व्यावसायिकों बुद्धिजीवियों तक सीमित न रहकर जन आंदोलन बनाना 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजी राज की क्या नींव मिल जाती है। तो गांधी जी असहयोग आंदोलन करते हैं 1920 में, और जो 1922 तक चलता है। उस असहयोग आंदोलन के कारण भारत में बहुत सारा व्यापक अंग्रेजों का विरोध होता है, जिसके कारण अंग्रेजों की सत्ता भी क्या हो जाती है, नींव मिल जाती है। और अंग्रेज इस सोच में आ जाते हैं कि भाई अब हमें भारत में ज़्यादा समय तक शासन नहीं कर पाएंगे। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर के नज़दीक चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी, जिससे कई पुलिस वाले मारे गए। परिणाम स्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। देखिए, प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या किया था, वापस लिया था। लेकिन इन आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि 1922 तक गांधी जी एक जन नेता बन गए, क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद को उन्हें एक नई दिशा दी, जिसमें किसान, मजदूर, व्यापारी, मध्यम वर्ग को आंदोलन में शामिल किया गया और उन तक अपनी पहचान बनाई। उनकी कार्यशैली, पहनावा, संगठन क्षमता ने आम भारतीय का शुभचिंतक बना दिया और लोगों ने उन्हें अपने दुखों को हराने वाला माना। यानी असहयोग आंदोलन के बाद गांधी जी राष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए, जन नेता बन गए। सभी वर्ग के लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और गरीबों ने यह माना कि गांधी जी उनके दुखों को क्या करेंगे, हटा देंगे। गांधी जी ने चरखे का महत्व बताया। चरखे का महत्व था ऐसे मानव समाज के प्रतीक में रूप में देखा जिसमें मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महामंडित नहीं किया गया। तो गांधी जी ने चरखे का प्रयोग किया और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिया। दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है। 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ध्यान दीजिए, जो हम 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसका कारण ये है कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर लाहौर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस सबसे पहली बार रात्रि 12 बजे मनाया गया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध 12 मार्च 1930 से साबरमती से समुद्र की ओर दांडी यात्रा की और गांधी जी द्वारा अपने अनुयायियों से आरंभ किया गया था इसे प्रारंभ में दांडी यात्रा को। तो दांडी यात्रा है वो कब होती है, शुरुआत कब होती है, 12 मार्च 1930 से दांडी यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल 1930 को नमक मनाकर दांडी यात्रा को गांधी जी क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अगला पॉइंट है, नमक यात्रा 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। इस आंदोलन के चलते गांधी जी दुनिया भर की नज़रों में आ गए। यह पहला राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि उनका राज ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। तो दांडी यात्रा का जो दांडी सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, उसका ये प्रभाव पड़ा कि दुनिया की नज़रों में वो प्रसिद्ध हो जाते हैं, राष्ट्रवादी गतिविधियाँ व्यापक रूप से आ जाती हैं, जिसमें महिलाएं भी भाग लेती हैं और अंग्रेजों को यह एहसास हो जाता है कि वह ज़्यादा दिन तक भारत पर शासन नहीं कर सकते। अगला पॉइंट है, 1931 में गांधी इरविन समझौते पर सहमति बनती है। शर्तें क्या थी, सबने अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाता है, सारे कैदियों की रिहाई, तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की क्या मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है। तो उसका कारण ये था 1931 का गांधी इरविन समझौता। 1931 के अंत में दूसरा गोलमेज सम्मेलन असफल हो जाता है। सम्मेलन के किसी नतीजे पर न पहुंचने पाने के कारण गांधी जी का खाली हाथ भारत लौटने पर सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था। गांधी जी, नेहरू जैसे प्रमुख नेता की गिरफ्तारी के बाद स्वतः स्फूर्त तरीके से जारी रहा। युवाओं की भारी मात्रा में हिस्सेदारी रही। जयप्रकाश नारायण द्वारा भूमिगत प्रतिरोध आंदोलन किया जाता है। सितारा, मिदनापुर और बलिया में स्थानीय सरकारों की स्थापना होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि स्थानीय सरकारों की स्थापना कहाँ होती है, सतारा, मिदनापुर और बलिया में स्थानीय सरकार की क्या होती है, स्थापना होती है। 1935 का नया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट सीमित प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन दिया जाता है कि 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम आता है उसमें ये कहा जाता है
कि बाहरी मामलों को अंग्रेज संभालेंगे और जो स्वदेशी जो स्वशासन है उसको भारतीय लोग संभालेंगे। लेकिन उस समय तक स्वतंत्रता की जो आग है वो इतनी ज़्यादा प्रज्वलित हो चुकी थी कि स्वतंत्रता के अलावा क्रांतिकारियों को, राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी नेता थे, उनको बिल्कुल भी अस्वीकार नहीं था कि हम स्वतंत्रता से कम कुछ भी लें। कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दिया जाता है, चूंकि कांग्रेस की स्वतंत्रता देने की मांग को सरकार ने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों की स्वायत्तता की मांगों का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। अब आज़ादी का संघर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन तीन धुरियों में बट गया। और देखिए 1940 के बाद जब मुस्लिम लोग यह सोचते हैं, यह कहते हैं कि भाई हमें अलग से राष्ट्र की आवश्यकता है, तो उसी से पाकिस्तान की नींव पड़ जाती है, जो अंत में भारत का विभाजन का कारण बनती है और दो राष्ट्रों का उदय होता है, एक भारत और एक पाकिस्तान। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का फैसला लिया जाता है। सही अर्थों में यह जन आंदोलन था और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, किंतु उसकी वार्ता भी क्या होती है, असफल होती हैं। अगला है 16 अगस्त 1946 का दिन, जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांगों के समर्थन में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो जाते हैं हिंदू और मुसलमानों के बीच, क्योंकि अंग्रेजों की शुरू से नीति रही थी डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति रही थी। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो होता है वो 16 अगस्त 1946 को होता है। उसका कारण था कि जिन्ना अड़ जाता है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, और 1947 में बेबेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन की वायसराय के पद पर नियुक्ति होती है। उनके द्वारा वार्ताओं के अंतिम दौर का आह्वान किया जाता है। प्रयासों के विफल होने पर स्वतंत्रता का ऐलान किया जाता है, लेकिन स्वतंत्रता भी कैसे मिलती है, विभाजन के कारण मिलती है, जो कि आज तक हमारे लिए दर्द बना हुआ है। दो राष्ट्र आपस में आज भी लड़ रहे हैं। समकालीन स्रोत जैसे गांधी जी के सहयोगी और प्रतिद्वंदियों का भाषण व लेखन, गांधी जी की आत्मकथा तथा जीवनी, पुलिस रिकॉर्ड, अखबारों में छपे रिपोर्ट, निजी पत्राचार गांधी जी को समझने में महत्वपूर्ण समकालीन स्रोत हैं। अगर हमें गांधी जी को समझना है तो उन स्रोतों से हम ज़्यादा समझ सकते हैं कि गांधी जी का जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है। अंततः 30 जनवरी 1948 की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यद्यपि गांधी ने स्वतंत्र और अखंड भारत के लिए जीवन वर्ष अहिंसक संघर्ष किया, लेकिन फिर भी देश का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। अगर हम गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में भारत वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध द्वारा अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया और विभिन्न धर्मों के बीच सौहार्द बढ़ाने का प्रयास किया। तो प्रश्न यदि पूछा जाए कि मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था, तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह से इस भूमि पर और इसके लोगों को जानने के लिए गांधी जी ने 1 वर्ष भारत की यात्रा की थी। तो यदि पूछा जाए पेपर में कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु रहे। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, जहां उन्होंने मजदूरों और किसानों को अपने भाषण का केंद्र बिंदु बनाया तथा अपने भविष्य की राजनीतिक रूपरेखा तय की। अपनी भाषण के माध्यम में उन्होंने भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया और लाखों गरीब भारतीयों का समर्थन किया। तो जब गांधी जी अपने भाषण में जो विशिष्ट वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, अमीर वर्ग था, उनकी आलोचना करते हैं और गरीबों का समर्थन करते हैं, तो उनकी प्रसिद्धि जो है वो गांधी जी की दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और गरीब उन्हें मसीहा मानने लग जाते हैं। उन्होंने सफलतापूर्वक 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन का समर्थन किया। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, बिना जांच के कारावास की अनुमति दी। आगे चलकर सर सिडनी रॉलेट समिति की सिफारिश के आधार पर इन कठोर अपनायों को जारी रखा गया और नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। 1919 में देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया, और गांधी जी इस सत्याग्रह के बाद एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बने। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें खिलाफत आंदोलन को समर्थन देकर हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला।
खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया और अंग्रेजों के साथ पूरी तरह से असहयोग स्कूल, कॉलेज और कचहरियों का बहिष्कार किया गया। चौरी चौरा हत्याकांड 1922 में होता है और उस हत्याकांड का ये असर पड़ता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। गांधी जी एक लोकप्रियता नेता होने के कारण आम लोगों की तरह वस्त्र पहनते थे, उनकी तरह रहते थे और उनकी तरह ही भाषा बोलते थे। तो गांधी जी का प्रसिद्ध होने का एक कारण यह भी है कि वह आम लोग जैसे रहते थे, उनकी तरह रहना, खाना पीना, वेशभूषा और उन्हीं की तरह बोलना उनकी क्या थी, दैनिक जो दिनचर्या थी उसमें शामिल था। 1924 में जेल से रिहा होने पर गांधी जी अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों जैसे चरखा को लोकप्रिय बनाना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और छुआछूत को समाप्त करने में लगाया। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है और गांधी जी राजनीति में पुनः प्रवेश करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन के बाद 1924 में गांधी जी जब जेल से रिहा होते हैं तो पुनः प्रवेश गांधी जी राजनीति में कब करते हैं, 1928 में। 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, पूर्ण स्वराज की मांग होती है। 1930 में दांडी मार्च यात्रा की जाती है और नमक कानून को तोड़ा जाता है गांधी जी द्वारा। देश के विशाल भाग में वन कानून का उल्लंघन, फैक्ट्री कामगारों का हड़ताल, वकीलों का, ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाता है, विद्यार्थियों का, सरकारी शिक्षा संस्थानों का भी बहिष्कार किया जाता है। 1930 में गोलमेज सम्मेलन होता है जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता कब हुआ तो वह हुआ है 1931 में। गांधी इरविन समझौता होता है 1931 में, भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में, प्रांतीय चुनाव होते हैं 1937 में जिसमें 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध होता है, कांग्रेस मंत्रिमंडल जो है द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की बातों का विरोध करते हुए सरकार से इस्तीफा दे देती है। 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा पृथक राष्ट्र की मांग की जाती है जिसका आगे चलकर भारत व पाकिस्तान में विभाजन होता है। 1942 में क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है और पूरे भारत में जन आंदोलन के रूप में वह फैल जाता है। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक संघीय व्यवस्था पर राजी करने में सफलता होती है और बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब में सांप्रदायिक दंगे फैल जाते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच, क्योंकि मोहम्मद अली जो जिन्ना था वो अड़ा हुआ था कि हमें अलग पाकिस्तान राष्ट्र चाहिए। आगे हम बात करें 1940 में लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय बनते हैं, भारत का विभाजन होता है, औपचारिक सत्ता हस्तांतरित होती है, भारत को स्वतंत्रता दी जाती है। राजधानी में हो रहे उत्सवों में गांधी जी अनुपस्थित रहते हैं और कलकत्ते में 24 घंटे का वह क्या रखते हैं, उपवास रखते हैं। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाए जाने के बाद गांधी जी का दिल्ली आगमन होता है। यहाँ से दंगाग्रस्त पंजाब के जिलों में जाने के विचार 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे द्वारा गांधी जी की क्या की जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन का जो टॉपिक था उसको फास्टली और कम समय में हमने रिवाइज किया। एनसीईआरटी के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमने सभी को आपसे चर्चा की और यहीं से क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। डेट से संबंधित है, कालक्रम पूछ लिया जाता है, आंदोलन का क्रम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से जो बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। आप लेक्चरर विषय की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिए। यदि क्लास एक बार में समझ में नहीं आई है तो इसको दोबारा ज़रूर देखिए और रिवीजन के तौर पर इन क्लासेस को आप दे सकते हो। हिस्ट्री के इन क्लासेस का आप अध्ययन कर सकते हो। निश्चित रूप से आपकी जो परीक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा और इसी के साथ अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग करते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।